नमस्कार, मैं सुशील सर, कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सिविल सर्विसेज के अगले लेक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के पहलुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें सिंचाई के साधनों पे चर्चा चल रही थी। तो आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था, सिंचाई में चर्चा हुआ था सिंचाई के स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव है। स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव है, किंतु शोर तू घई से घई से नहर के साक्ष्य कुछ विद्वानों के अनुसार पिछले लेक्चर में हमने गंभीरता से इस पे चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो आप समझिए कि पिछले लेक्चर में गंभीरता से इस पे चर्चा हो चुकी है कि यहाँ पे नहर की साक्ष्य हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता में नहर के साक्ष्य कम हैं। ठीक है, बट यहाँ से इस तरह से प्राप्ति हो रही है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपको गवार बांध के बारे में भी चर्चा हो गई। बलूचिस्तान में ठीक है, गवार बांध है, जहां बांध बना के पानी की सिंचाई पे बल दिया जाता था। ठीक है, बांध बना के पानी की सिंचाई पे बल दिया जाता था। ठीक, ये भी चर्चा हो गई थी। और हमने बताया था आपको मनसर मनसर और मनहिर नदी पे बांध बना के धौलावीरा में जल संरक्षण तालाब 15-16 तालाब मिले हैं, तो वहां पे जल संरक्षण के साक्ष्य हैं धौलावीरा में भी। और एक चर्चा हमने किया था अल्लादीनो, ये कराची के पास है पाकिस्तान में। ये एक बेसिकली गांव है हड़प्पा सभ्यता का, जहां से जो कुएं हैं बहुत पतले आकार के कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः जो है कृषि कार्य हेतु कुएं थे। ठीक है, सिंचाई के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता था। ठीक, जो विद्वानों का अपना तर्क है। तो आइए सिंचाई से संभवतः, ठीक है, अब कोई बहुत स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिला है, बट जहां ये चर्चाएं हुई हैं यहां से क्वेश्चन बना सकता है। और प्राकृतिक संसाधन साक्ष्य नहीं है, बट एक नगरीय व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कृषि अच्छी रही होगी, अधिशेष उत्पादन पे ही नगर होते हैं, है ना। लेकिन इतिहास हम लोग साक्ष्यों के आधार पे पढ़ते हैं, तो अतः जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोरतु घई से कुछ विद्वान नहर के साक्ष्य के तौर पे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सिंचाई भी हो गया। अब हम लोग पहुंच जाते हैं बुआई में।
बुआई, ठीक है, बुआई, बुआई। तो जो बीज बोए गए हैं ये मुख्यतः जो है, मुख्यतः रबी की फसलें बोई गई हैं, रबी की फसलें, फसलें, ठीक है, मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती थी। हाँ, जायद वगैरह की फसलें भी बोई गई हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में रबी की फसलें बोई जाती थी, जाती थी, या रबी की फसलें बोई कह लीजिए, या होती थी, इस तरह का रबी की फसलों की खेती होती थी, है ना, खेती होती की जाती थी। ठीक, अब जैसे ही आपके समक्ष रबी की फसलें आ गई, तो आप रबी की फसलों में उन फसलों को आप डिकोड कर लीजिए। क्या क्या है रबी की फसलें? गेहूं, चावल है क्या? नहीं। चना, तिल, सरसों, मटर आदि फसलें जो है ये रबी की फसलें पाई गई हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, आदि फसलें जो है ये पाई गई। गेहूं, चना, तिल, सरसों, मटर आदि फसलें ये पाई गई। ठीक, ये रबी की फसलें हो गई। मुख्यतः रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच में काट ली जाती हैं। ठीक है, इनका टाइम जोन है, अक्टूबर नवंबर में वही जाती हैं। ठीक, ठंडी वाली जो फसल है जब ठंडक होती है। ठीक, लेकिन खरीफ की भी फसलें बोई गई हैं, खरीफ की भी, खरीफ ये मुख्यतः है, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो फसल मिली है ये रबी की फसलें मिली। ठीक, खरीफ की फसलों में सबसे फेमस क्या है? कपास, ध्यान रखिएगा, अगर यही पूछ लेगा खरीफ है कि रबी, घबरा जाएंगे। कपास, कपास से सूती वस्त्र, सूती वस्त्र बनता है। ठीक है, कहां कहां से उल्लेख है इसका? तो आप देखेंगे जो कपास है सूती वस्त्र का जो उल्लेख है कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, लोथल और यहां मोहनजोदड़ो, जोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये 3 साइट है, ये 3 साइट है जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, साक्ष्य पाए गए, गए, सूती वस्त्र के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, 3 क्षेत्र है जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य पाए गए, साक्ष्य पाए गए, कहीं धागा है, कहीं कॉटन है। ठीक है, इस तरह से ये 3 सेक्टर। इसके पहले सूती वस्त्र कहाँ? क्योंकि निर्यात की वस्तुओं में सूती वस्त्र ही होगा, क्योंकि ओरिजिन क्या है, भारत ही है। तो इसके पहले आपने मेहरगढ़ देखा था, मेहरगढ़ नौपाषाण और हड़प्पा काल का भी स्थल माना जाता, पूर्व हड़प्पा, यहां से कपास मिला है। और कहाँ देखा था आपने? नवपाषाण काल का दक्षिण भारत का एक स्थल था, लगभग लौह युग का भी है, उतनूर, उतनूर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, यहां से भी सूती वस्त्र के साक्ष्य में पाए गए थे। नेवासा था
ताम्रपाषाणिक काल में यहाँ पे निवासा था जहां से पटसन और रेशमी वस्त्र पाए गए ताम्रपाषाण काल में। तो बात वस्त्रों की श्रृंखला चली है, तो एक बार माइंड मैप में जहां से काटन, जूट, जो भी इस तरह के रेशेदार फसल दिखे हैं आपको, आप तुरंत माइंड मैप में कर लीजिए कहां से इसकी उपस्थिति के साक्ष्य पाए जा रहे हैं। तो मेहरगढ़ से श्रृंखला शुरू हो रही उतनूर, अब क्या है हड़प्पा में आप देख रहे हैं कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, जहां से आएगा आप यहां से बता सकते हैं। तो ये कपास है जिससे सूती वस्त्र बनता है। अभी तो हम लोग वस्त्र नहीं बनाएंगे, लेकिन फसल फेमस है, क्या है, धान, इसी से चावल, ठीक है, चावल प्राप्त होता है। ये कहां से मिला है, तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, लोथल के पास है रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। लोथल और रंगपुर से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं आंशिक मात्रा में ही। तो ये क्षेत्र क्या है, रंगपुर, चावल और की भूसी के साक्ष्य मिले हैं यहां से, ठीक है। और ये खरीफ की फसल है, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। तो ये खरीफ की फसलों में कपास हो गया और धान हो गया, सूती वस्त्र के साक्ष्य हो गए, ठीक। अच्छा, ये रबी की फसल है, फसलों काफी फसल और बहुत सारे भी, एक है वृषकांशी, तमाम इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। हम आपको कॉन्सेप्चुअल चीज पे चर्चा कर रहे हैं। अगर रबी की फसलें बोई जा रही हैं, रबी के बहुत सारे जीन्स ऐसे होंगे जो हमें आपको पता नहीं होगा। खरीफ में जैसे मुख्य, अब क्या है, मुख्यतः रबी की फसलें हैं, टैगलाइन आपके सामने आ गया। तो जितने यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको एकदम तैयार हो जाना चाहिए कि पर यहां बताया जा रहा है मुख्यतः कोर लाइन की जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, रबी की। तो रबी में और भी यहाँ साइट आ सकती है, और भी। तो यहाँ पे क्या आपको देखना कि एक एक, आपको ये नहीं रटना कि चना गेहूं कहाँ तीन मिला कहाँ ना, सावधान ये होना है कि यहाँ अपवाद क्या है, कौन सी फसल नहीं है, उसको तो एकदम पकड़ के बैठना है। और दूसरे, अगर इसमें और भी रबी की फसलें आ जा रही, जैसे एक बार हम लोगों के वृषकांशी ऐसे करके कुछ, पता नहीं विदेशी टाइप का नाम है इस तरह से, तो पूछा गया था, लेकिन ये पता था कि कौन सी फसल नहीं बोई जाती, जिसमें सभी विद्वान एक मत थे। तो अपवाद आप लिख लीजिए, कौन सी फसल है, पहले अपवाद जान लीजिए फिर चर्चा किया जाए। अपवाद, हड़प्पा में कौन सी गन्ना नहीं बोई जाती थी, गन्ना की फसल हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती। अब परीक्षक क्या कराएगा, घुमा फिरा के इन फसलों के बीच में मुख्यतः रबी की फसल कथन हो गया, चलिए ठीक है, खरीफ की भी बोई जाती थी, ठीक है। अब इसमें खरीफ में दो फसलों पे गहनता से चर्चा करना है, बाकी इधर गेहूं, चना, अभी सब कहाँ पाए गए हैं, तो ये चना, सरसों, तिल, ये सब जो है आप कालीबंगा वाली जो जुताई उसमें बीज कुछ मिले हुए हैं, ठीक है। और गेहूं वगैरह मोहनजोदड़ो कई जगह से प्राप्त हुए हैं, खैर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो कई जगह से प्राप्त हुए हैं, तो ये तो हो गया। अब कहाँ आपको फंसाएगा, जैसे अपवाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गन्ना जो है, गन्ना की खेती नहीं हुई है। अब वो ऐसी ऐसी फसलों का नाम डाल देगा विकल्प में कि हड़प्पा सभ्यता में अमुक फसल उगाई जाती थी, गन्ना, तुरई, मूली, कुछ विदेशी आप पत्ते देखते, हरे पत्ते साग के, कुछ भी नाम डाल दिया। आपको पुरजोर तरीके से ध्यान देना है कि जो अपवाद है, जो नहीं यहाँ पे होता, जैसे आपने लौह युग में क्या पढ़ा, वहां की मुख्य फसल क्या है, रागी, रागी यहां से भी मिली है, रागी मिली है ये रंगपुर से, रागी
ठीक है, रागी रंगपुर से मिली है, लेकिन गन्ना की प्राप्ति यहां नहीं हुई है। एकदम ध्यान रखिएगा, तो आपको गन्ना वो चेक कराएगा, गन्ना हटा दीजिए, बाकी जो फसलें हैं ठीक है। ठीक। अच्छा, जब इतनी फसलें हैं तो अन्नागार की भी चर्चा है, यहीं कर लिया जाए अन्नागार की चर्चा। अन्नागार, ठीक है भाई, बहुत सारी फसलें हो रही हैं और डेवलप इकोनॉमी है, नगरीय व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है अनाजों को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगी ही। तो अन्नागार पाए गए हैं। कहां पे अन्नागार पाए गए हैं? तो आप देखेंगे अन्नागार जो है इसी मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया। सबसे बड़ा अन्नागार कहां से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। और यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत जो है हड़प्पा सभ्यता के, मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। ठीक। दूसरे एक साइट यहां हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं, यहां से 12 कमरों का, 6 एक तरफ थे और 6 एक तरफ अन्नागार प्राप्त हुआ है। 12 कमरों का अन्नागार। ठीक। खैर, अभी लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है, इन अन्नागारों पे कई विद्वानों का जो है, ये अन्नागार हैं कि नहीं इस पे विवाद हो रहा। नए विद्वत जो है, विद्वान इतिहासकार, इसे इसकी पुष्टि थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं कि वो दूसरे सेगमेंट में इसे देखने की कोशिश की जा रही है, बट जो अभी तक मान्य माना गया है कि अन्नागार है। और सबसे बड़ी इमारत कहां पे है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में भी पूछा गया था 12 कमरों का अन्नागार, तो सबसे बड़ी इमारत है अगर मोहनजोदड़ो में, तो इससे भी बड़ा रहा होगा। ठीक है, पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। और सबसे बड़ी संरचना जो मानी जाती है पूरे हड़प्पा सभ्यता की, वो है लोथल से जो बंदरगाह है, लोथल का जो बंदरगाह है उसे माना जाता है सबसे बड़ी संरचना। लेकिन सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पवित्र इमारत की अगर चर्चा हो यहीं पे, तो मोहनजोदड़ो से ही जो बृहद स्नानागार मिला है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पवित्र इमारत मानी जाती है। तो आप इमारत से अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि सबसे बड़ी इमारत, तो अन्नागार जो पाया गया मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? तो जो लोथल से डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा या बंदरगाह जो है उसकी संरचना बहुत बड़ी है। तो संरचना लोथल के बंदरगाह, इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और सबसे पवित्र इमारत पूछे, यूनिक इमारत कौन सी है? वो है मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार। चलिए आइए यहां जाते हैं। तो अन्नागार से आपने देखा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लगभग लगभग शहरों में अन्नागार थे। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा और हड़प्पा से 12 कमरों का अन्नागार प्राप्त हुआ। ठीक। चलिए, और ये अगर आपसे पूछे इनके बीज कहां मिले हैं, तो कालीबंगा के जुते हुए खेत से, जुते हुए खेत से पाए गए। ठीक है, ये हो गया। तो फसल से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनेंगे यही बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या कर लिया? बुआई, मतलब कृषि लगभग लगभग। कटाई देख लीजिए, यही कटाई भी कर लीजिए। कटाई में जो हसिया वगैरह है पत्थल के, कांसे की है ना, क्योंकि कांसे का प्रयोग हो रहा है तो उससे कटाई का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग ये कृषि का मामला यहाँ पे
समाप्त होता है। अब हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं और दूसरा सेगमेंट इसी प्राथमिक सेक्टर का है पशुपालन। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की क्या स्थिति थी? हड़प्पा सभ्यता का जो पवित्र पशु था वह था कुबड़ वाला बैल। ध्यान रहे, ठीक है। कुबड़ वाला बैल था। मतलब ठीक है, अब इसलिए हम चित्र इसको बना दिए, इसे हम्प बोला जाता है। हम्प, कुबड़, ठीक है। अब ये आपका जो बैल है, ठीक है, इस तरह से लर वगैरह होता है, ठीक है, जो भी, ये आपका बैल तैयार है भाई, कुबड़ वाला बैल है। कनिंघम महोदय जब हड़प्पा में पहली मुहर उन्होंने प्राप्त किया तो यहाँ पे कुबड़ नहीं था उस बैल के। इससे उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसे बैल पाए नहीं जाते हैं, तो कहीं विदेशी मुहर वगैरह होगी तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ये कुबड़ वाला बैल आपके समक्ष दिख रहा है, ठीक है। ये सबसे पवित्र पशु है, सबसे पवित्र पशु है। मोहरों पे इसका अंकन पाया जाता है, मोहरों पे इसका अंकन पाया जाता है। पवित्र पशु है। अमूमन आप देख रहे हैं जैसे इस तरह से खूब लर निकला हुआ, इस लटकता हुआ, ऐसा ही बैल पाया गया है, ठीक। बट आप ये देखिए, लेकिन जो मुहरों पे सर्वाधिक अंकन बिना कुबड़ वाले बैल का है, बैल का है। मोहरों पे सर्वाधिक अंकन क्या है? बिना कुबड़ वाले बैल का है। सबसे पवित्र जो है पशु जो है वह कुबड़ वाला बैल है। लेकिन अब बैलों की बात हो रही, केवल सभी पशुओं की नहीं। बैल में दो प्रश्न आपसे कथन कारण में पूछा जाएगा। सबसे पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल, पूरे हड़प्पा सभ्यता मोहरों पे अंकन है। लेकिन उसी मोहर पे जो सबसे ज्यादा बैल पाए गए वो बिना कुबड़ वाले थे। जैसे कह लीजिए जर्सी वाला, जर्सी के पास कुबड़ नहीं होता अगर एक नस्ल देखा जाए गाय बैल का, ठीक है। तो इस तरह के पाए गए। एकदम कॉन्सेप्चुअल दिमाग बैठा रखिए। ये हो गया पहला। दूसरा इक्वेशन, तीसरा, ये केवल बैल की बात चल रही है। तीसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन
एक श्रृंगी पशु का है। पशु का है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सभी पशुओं में सबसे ज्यादा मुहरों पे किसका अंकन है, तो सबसे ज्यादा अंकन है एक श्रृंगी पशु। वो कुछ इस तरह से है, ऐसे जो विलुप्त हो गया है, जैसे गैंडा होता, गैंडा तो नहीं है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक, ऐसी बड़ी सी सींग निकली हुई, एक श्रृंगी पशु। अब वो नहीं पाया जाता है, विलुप्त है। सभी पशुओं में सबसे ज्यादा मोहरों पे अंकन है एक श्रृंगी पशु का। बैलों में सबसे ज्यादा मोहरों पे अंकन है बिना कुबड़ वाले सांड का। लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र पशु क्या है, कुबड़ वाला बैल। एकदम क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज आप एकदम क्लियर रहिएगा, ठीक। अब ये देखना है कि ये तो सबसे ज्यादा पाए गए, अपवाद क्या हैं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। आइए, अपवाद। अपवाद में पहला जो बहुत फेमस पूछा जाता है वो है घोड़ा। अपवाद में एक लाइन यहां लिख लीजिए, मुहरों पर अंकन नहीं पाया गया। पाया गया, ठीक है। मुहरों पे अंकन जो नहीं पाया गया जिन पशुओं का, उसमें सबसे पहला क्या है, घोड़ा। दूसरा क्या है, गाय। तीसरा ऊंट। चौथा शेर। अब एक एक पशुओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें घोड़ा से बहुत क्वेश्चन आया है, आई। यहां आपसे हमने चर्चा किया था, कक्ष की खाड़ी में एक स्थल है सुरकोटदा। कोटदा, ठीक है। यहां एक स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। यहां कालीबंगा। ये रहा लोथल। यहां एक स्थल है राना घुंडई। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे फेमस जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़े की, यहां घोड़े की समूची अस्थि मिली है। समूची अस्थि पाई गई है। ठीक है, समूची अस्थि पाई गई मतलब पूरे घोड़े का की अस्थि जो है कहां मिली है, सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित। ठीक है। फिर अस्थियों से संबंधित ये रहा कालीबंगा, ये रहा लोथल। वैसे जहां लोथल और कालीबंगा बहुत जगहों पे एक साथ हैं, सूती वस्त्र में भी एक साथ है, अग्निवेदिकाओं में एक साथ है, युगल समाधान में भी एक साथ है, और घोड़े की हड्डी की प्राप्ति में भी एक साथ है। तो यहां से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। ठीक है, अस्थि मिली प्राप्त। अंतर क्या है यहां वहां में, यहां समूची मिली है, पूरा होल घोड़े का, नक से सिख तक पूरा होल एक बॉडी मिला।
ठीक है, घोड़े की अस्थि कहाँ सुरकोटदा, यहां से थोड़ा बहुत जो हड्डी जिसे वैज्ञानिकों ने घोड़े की हड्डी बताई, ठीक है, यहां से मिला। राना घुंडई है, यहां से घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत पाए गए, मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो है स्थल, यहां से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मतलब घोड़े की मिट्टी के खिलौना मिला है, मृण मूर्ति, उसके 7वें चरण पे लेयर पे एक घोड़े की आकृति मिली है, एक मृण मूर्ति मिली। तो ये घोड़े के साक्ष्य पाए जा रहे हैं। प्रश्न क्या है कि घोड़े की हड्डियां तो मिल रही, जैसे बहुत सारे इतिहासकार लेटेस्ट में इस पे आर्गुमेंट करने लगे हैं कि राणा घुंडई से घोड़े का दांत नहीं है, ये गधे का दांत है, ठीक है। तो बहुत जगह घोड़े की अस्थि बहुत सीमित मात्रा में मानते हैं और इसका उपयोग ना के बराबर मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में इसका उपयोग ना के बराबर है। तो ये इतिहासकारों के बीच का विभेद है, बट जहां से कुछ अस्थि मिली है पहले की एनसीईआरटी में है, ये सुरकोटदा बहुत बार पूछा गया। अब यहां आप ध्यान रखिएगा, यहां केवल घोड़े की चर्चा नहीं है, अगर गंभीरता से आप देखें उन घोड़ों के माध्यम से, क्योंकि घोड़े अभी यहां मुख्य धारा में नहीं दिखाई दे रहे हैं, घोड़े कहां मुख्य धारा में दिखाई देंगे, जब इसके बाद आप वैदिक कल्चर पढ़ेंगे वहां घोड़े प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। और कहा जाता है आर्य घोड़ों से आए, रथ से आए, जो कि रथ का साक्ष्य हमने कहां से बता दिया था ताम्रपाषाण काल में, ये सनौली से रथ के अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहने की एक तर्क जो दिया जाता है कि यार आए और हड़प्पा सभ्यता का नाश कर दिए, दो भी इस तरह से, तो इससे एक इतिहास की दिशा को समझने में मदद मिलेगी कि क्या इसकी उपस्थिति थी। तो यहां घोड़े तो हैं, बस इनका उपयोग नगण्य मात्र में, जैसे मोहरों पे इनका अंकन नहीं है, ठीक है। इस पशु का ये पूछा जाता है कौन से पशु का अंकन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा घोड़ा नहीं है। दूसरे पे आते हैं गाय भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन घोड़ों की उपस्थिति कहां से है, आप इसे देखिएगा, एकमात्र एक पशु। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, अब उन देख लिए कि सर घोड़ा का पूंछ पकड़, नहीं घोड़ा पढ़ा दिए, अब वो घोड़ा का पूंछ पकड़ लिए, घोड़ा कहीं नहीं, जितने जानवर मिले बकरी भेड़ सबका नहीं भैया। घोड़े को इसलिए इतने डिटेल से चर्चा किया जा रहा क्योंकि अगला चैप्टर का ये प्री पशु के तौर पे हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार चर्चा की बात हो जाएगी। घोड़ा 251 बार चर्चा मिलता है आर्यों का, ठीक है। प्री पशु के तौर पे गाय है प्री पशु, लेकिन यह है कि आर्यों का महत्वपूर्ण पशु हो जाता है घोड़ा, और उसी घोड़ा का रथ बनाने वाला वैश्य वर्ग का श्रेष्ठ हो जाएगा रथकार। तो वो एक प्रकार से समझिए उस समय का वो मेन घोड़ा होना मतलब एक राष्ट्रीय प्रतीक, रथ वगैरह ये सब चीजें। जैसे कुछ दिन पहले 25 30 40 साल पहले गांव में बैलगाड़ी का बड़ा महत्व रहा करता था। तो ये आप देख लिए कि ये यहाँ पे घोड़ा की उपस्थिति है, बट इतिहासकारों में कुछ तथ्यों को लेके मतभेद है, कुछ तथ्यों को लेके राणा गुंडे वगैरह, बट फाइनली इसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि घोड़े की अस्थि सीमित मात्रा में मिली है, इसका उपयोग यहाँ नगण्य था और मोहरों पे इसका अंकन भी नहीं, ठीक है। ये चीज देखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए गाय आपके समक्ष आ रही है। अच्छा ये बताइए, इतिहास को आप तथ्यों के आधार पे पढ़ते हैं, अब मोहरों पे अंकन नहीं मिला है गाय का, सांड का बहुत सारा अंकन मिला है गाय का, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु भी क्या है, कुबड़ वाला बैल है। अभी बताइए जिस सभ्यता में बैल बहुतायत मात्रा में दिखें, क्या गाय नहीं होगी क्या?
तो इसका उत्तर यही होगा कि सर गाय रही होगी, क्योंकि इसका अभी कोई साक्ष्य नहीं पाया। गाय रही होगी, बिना गाय के इतने जो है साढ़ इनकी उपस्थिति, ठीक है, औचित्यपूर्ण नहीं दिख रही है, ठीक है, गाय रही होगी। हाँ, ये है कुछ सभ्यता में इसका महत्व उतना नहीं रहा होगा। ये बात हम कह सकते हैं कि साढ़ का महत्व रहा होगा, गाय उतना महत्वपूर्ण नहीं रही होगी, इस वजह से मोहरों पे अंकन नहीं पाया गया। ठीक है, ये चीज हो गई। ऊंट है, शेर है, शेर को लेके आप समझिएगा, एक पशुपति शिव, जब हम लोग धर्म पढ़ेंगे तो पशुपति शिव की आकृति मिली है मोहनजोदड़ो से जी, और उसके दाएं साइड में हाथी और बाघ है, बाएं साइड में गैंडा भैंसा है। तो वहां बाघ है, टाइगर की उपस्थिति है, ना कि शेर की। पूछा भी है क्वेश्चन, लायन है ये, वो टाइगर है, तो टाइगर की मोहरों पे उपस्थिति है, शेर की नहीं है, लायन की नहीं, इसलिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चारों जो पशु हैं, ये मोहरों पे अंकन नहीं है। इनमें से ऊंट भी पूछ लिया गया है। कालीबंगा में, जाहिर सी बात है, कालीबंगा में इसकी अस्थियां पाई जा रही हैं। एक यहां पे कनेवल नामक, गुजरात में कनेवल नामक स्थान है, यहां से भी ऊंट के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, कालीबंगा से भी अस्थियां पाई गई हैं। तो कहने का मतलब ये मोहरों पे नहीं अंकन है, यहां से क्वेश्चन सब पे पूछा गया है, तो आप तैयार रहिएगा। तो पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आपका लगभग लगभग, हाँ, भेड़ बकरी इन सब सभी के पाए गए हैं। जो अपवाद में है उन पे हमने डिटेल से चर्चा कर लिया, ठीक है, और बाकी सभी हैं। जैसे कपालखंड भी पाया गया हाथी का मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे पशु हैं, जो नहीं है उस पर फोकस करिए, आपका मामला यहां बन जाएगा। अब जो है पशुपालन हो गया, प्राथमिक सेक्टर लगभग लगभग हो गया। अब हम लोग चलते हैं द्वितीयक सेक्टर में, और द्वितीयक सेक्टर में सेक्टर द्वितीयक सेक्टर में हम उद्योग देखेंगे। उद्योग उद्योग द्वितीयक सेक्टर में उद्योग देखें। तो पहले ही लाइन में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? का आधार, तो आधार तो आप किसी भी नगरीय सभ्यता का चेक करेंगे, पहले कृषि ही होगा प्राथमिक सेक्टर, ठीक है, कृषि, इसके बाद वाणिज्य व्यापार हो जाएगा, ठीक है, कृषि के साथ साथ में नगरीय सेक्टर है तो वाणिज्य व्यापार, ठीक है। लेकिन प्राथमिक सेक्टर क्या है? कृषि के बिना नगरीकरण भी अधूरा है, तो आधार क्या हो जाएगा? कृषि एवं वाणिज्य व्यापार, व्यापार, ठीक है, आधार हो जाएगा। उद्योग आपसे पूछे तो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कहां से है? तो आप देखेंगे यहां पे है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो,
मोहनजोदड़ो। यहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, साक्ष्य पाए गए। और प्रमुख उद्योग जो है, सूती वस्त्र जो उद्योग है, ये केवल हड़प्पा सभ्यता का ही नहीं, ये केवल हड़प्पा सभ्यता का ही नहीं, अपितु पूरे भारतीय इतिहास में अगर आपसे किसी चैप्टर में मौर्य काल, वैदिक काल को छोड़ दीजिए, किसी भी चैप्टर में मॉडर्न मध्यकाल में अगर आपको ये पूछे कि प्रमुख उद्योग यहां का क्या रहेगा, तो आप बताइएगा सूती वस्त्र उद्योग। निर्यात की वस्तुओं में पूछेगा तो आप बताइएगा सूती वस्त्र उद्योग। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के पीछे कारण है कि सूती कॉटन जो का ओरिजिन स्थल जो है, जन्म स्थान भारत ही है। मेहरगढ़ में सबसे पहले सूती वस्त्र आपको दिखा, वहां से लेके यहां बहुतायत मात्रा में कपास पाई जाती रही, जिससे सूती वस्त्र उद्योग यहां हमेशा से समृद्ध रहा। अपवाद वैदिक काल एकमात्र काल आपको मिलेगा, वहां आपको रुकना होगा। ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख उद्योग होगा वो रथकारी उद्योग होगा, ऋग्वैदिक काल। क्योंकि आर्य आते हैं और उस समय प्रमुख उद्योग, क्योंकि वहां कोई कृषि वगैरह तो हो नहीं रही, केवल एकमात्र कृषि का चर्चा है जौ का। तो वहां पे आर्य आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं और रथ बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। तो जो वैश्य वर्ग में रथकार है उसकी स्थिति समाज में बहुत उन्नत हो जाएगी और रथकारी उद्योग प्रमुख हो जाएगा। जैसे 1000 बीसी में लोहा प्राप्त हुआ, लोहा प्राप्त होने की वजह से समाज में आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में बड़ी क्रांति आती है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो हल थे उसे लांगल कहा गया था, जो पत्थर और कांसे के बने हुए, लकड़ी पत्थर कांसे के बने हुए होते थे, जिसमें तांबा भी कह लीजिए, क्योंकि जो भी पहले की दशाएं हैं वो तो इनबिल्ड रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन जैसे ही लोहा आ जाता है, जैसे हम लोग लौह युग में पढ़े हैं, वहां अतरंजी खेड़ा में 800 बीसी के आसपास लोह निक्षेप पाए गए। तो लोहा आ जाने से जो हल बने उसके फाल लोहे के लगने लगे, जिसे सीर कहा गया उत्तर वैदिक काल। और सीर वाला जो हल था उसने गहन खुदाई करना शुरू किया, और जब गहन जुताई शुरू हुई, खुदाई शुरू हुई, अब उससे क्या है, गहन कृषि शुरू हो गई, जिससे उत्पादन बेतहासा वृद्धि हुई, अधिशेष उत्पादन हुआ। और उस अधिशेष उत्पादन की वजह से वहां का, जाहिर सी बात है, वहां गेहूं, चावल, तमाम प्रकार की फसल, वहां का उद्योग है उत्तर वैदिक काल में। तो जनपद जैसे नगर बनने लगे, तो वहां पे कुंभकारी उद्योग प्रमुख हो जाता है। बर्तन बनाने वाले, ठीक है, कुम्हार जो हैं, वो कुंभकारी उद्योग उत्तर वैदिक काल में प्रमुख माना जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में रथकारी उद्योग। तो केवल वैदिक काल को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद किसी भी चैप्टर में हड़प्पा, मौर्य, गुप्ता, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मॉडर्न इंडिया, कहीं भी आपसे पूछे तो भारत का अभी भी जो है, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सूती वस्त्र बहुतायत मात्रा में रहता है। तो प्रमुख निर्यात की वस्तुएं रहेगा और प्रमुख उद्योग के तौर पे अभी भी सूती वस्त्र भारत की एक शाख है। ठीक है, तो इस तरह से आप इतिहास में प्रमुख उद्योग कहीं पूछे तो आंख मूंद के सूती वस्त्र उद्योग लगाइएगा। हाँ, वैदिक काल ईरा को छोड़।
ठीक है, ये हो गया आपका उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। अब यही उद्योगों में और भी चीजें क्या क्या था, हम लोग चर्चा कर लें। चलिए, मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके क्या होता, बीड्स है जो माला के तौर पे, उसमें बेलनाकार, इसका आकार कैसा था, ऐसे ऐसे बेलनाकार बीड्स। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने मिले। अच्छा जी, कहां से प्राप्त हुए? तो आप देखिए, एक तो लोथल है और यही मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के इधर चान्होदड़ो, चान्होदड़ो, यहां से, इन दोनों जगहों से मनके बनाने के साक्ष्य पाए गए। गए, ठीक है, मनके बनाने के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, लोथल और चान्होदड़ो से। चान्होदड़ो को स्त्री उद्योग के रूप में जाना जाता है। स्त्री उद्योग, स्त्री से संबंधित, स्त्री उद्योग मतलब आप समझिएगा, स्त्री से संबंधित उद्योग के रूप में जाना जाता है। यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक, यहां से मनके बनाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, संभवतः बेंगल चूड़ी भी बनी है यहाँ पे, तो ऐसी भट्टियां पाई गई हैं, तो यहाँ पे स्त्री उद्योग के रूप में चान्होदड़ो जाना जाता है। ठीक है, और देख लीजिए उद्योग में, इसी लोथल से आटा की चक्की पाई गई। आटा की चक्की पाई गई है, कहां से, लोथल से। उद्योग की चर्चा है तो उद्योग नगर किसे कहा गया है, उद्योग नगर कहा गया है लोथल को। ठीक है, लोथल को ही लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो के भी नाम से जाना जाता है। कारण क्या है, नगरीकृत व्यवस्था है और नगर का जो आर्थिक इंजन क्या होता है, उद्योग है, और उस उद्योग का जो है प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है, लोथल। लोथल में सभी प्रकार के उद्योग मिलेंगे। और देख लेते हैं, यहां पे आपने पढ़ा था, ये यहां पे आपने पढ़ा था मकरान तट, बलूचिस्तान वाला एरिया, यहीं पे आपने बालाकोट पढ़ा था। बालाकोट, बालाकोट, यहां से सीपी से निर्मित उद्योग था, उद्योग। ठीक है, सीपी से निर्मित उद्योग था, कहां से, बालाकोट से। लोथल में आटे की चक्की, मनके बनाने का उद्योग, पत्थल का उद्योग। ठीक है, ये सभी क्योंकि उद्योग नगर था। और ये चान्होदड़ो, ऐसे उद्योगों की यहां पे पुष्टि हुई है। ठीक है, चलिए, उद्योग हो गया। अब हम लोग देखते हैं वाणिज्य व्यापार।
वाणिज्य व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार आंतरिक एवं बाह्य बाह्य दोनों माध्यम से होता था। दोनों माध्यम से होता था। आंतरिक व्यापार जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदोदड़ो, ये आपस में आंतरिक व्यापार। लोथल बाह्य व्यापार भी होता था। बाह्य व्यापार मामला देख लीजिए। यहां पे एक साइट है लोथल। लोथल 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 ये रहा अरब सागर। अरब सागर सागर ठीक है। यहां पाया गया है बंदरगाह। बंदरगाह इसी को कहा गया है, अन्य नाम इसका है डॉकयार्ड या बंदरगाह, डॉकयार्ड। ठीक है, चलिए अभी ध्यान आ जाएगा, दिमाग से उतर रहा। बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा ठीक है। ये वस्तुतः इसी बंदरगाह को ही कहा जाता है, तीनों नाम। ठीक है, तो ये देख रहे हैं बंदरगाह, इस समय गोदी मीडिया बड़ा चर्चा में है। ठीक है, तो गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। ठीक, और आप ये देख सकते हैं कि इस लोथल बंदरगाह से व्यापार जो होता था, ये फारस की खाड़ी, यहां बहरीन भी है, से होते हुए मेसोपोटामिया, पोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से किया जाता था। आपको हमने बता दिया है कि मेसोपोटामिया समकालीन सभ्यताओं में, मेसो व्यापार तो सभी से होता था। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से व्यापार कहां से माना होता था? मेसोपोटामिया से। तो आप लिखेंगे कि यहां पे आंतरिक बाह्य और समकालीन देशों से होता था, सभ्यताओं से होता था। मुख्यतः अगर कहा जाए व्यापार
सुमेरियन सभ्यता से। सभ्यता से किस नदी के किनारे था? उस दिन हमने चर्चा किया था दजला फरात, फरात नदी, दजला फरात नदी पे ये सभ्यता थी, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, पढ़ चुके। अब मामला कैसे ये प्रकाश में आया कि ये जो बाह्य व्यापार था ये दजला फरात नदी घाटी में हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो मेसोपोटामिया है, यहां पे एक शासक था, शासक, यहां का एक शासक था शारगौन। तो शारगौन मत याद रखिए, इसका एक अभिलेख पाया गया है, अभिलेख। उस अभिलेख में 4 नाम अंकित हैं, मेलुहा, माकन और ढिलमुन। 3 नाम हैं, मेलुहा, माकन और ढिलमुन, जिसमें 2 की पहचान। मेलुहा तो सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है, मेलुहा मतलब सिंधु सभ्यता, सभ्यता। ढिलमुन जो है इस बहरीन को कहा जाता था, ढिलमुन, बहरीन, बहरीन। यहां से जहाजें जाती थी, यहां पे रुकती थी, अभी भी आती हैं, यहां से तेल पानी लेती जहाजें विश्राम करती हैं। आपने देखा होगा कि राफेल भी आया था तो बहरीन में टिका था। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अभी भी जो यहां से व्यापार होता फारस की खाड़ी में, वो बहरीन इसी तरीके का द्वीप है, हाथियों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहरीन है, यहाँ पे ये बकायदे टिकते थे और इधर से आके यहाँ रुकते थे, यहाँ से फिर नाश्ता पानी, राशन पानी लेके आगे बढ़ते थे व्यापार के लिए। माकन संभवतः इस मकरान तट को कहा गया है, बट इस पे जो है अभी डिबेट है इतिहासकारों का, एक्चुअल में माकन किसे कहा, लेकिन ज्यादातर इसी मकरान तट से जुड़े हुए हैं, जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट, ये सभी बंदरगाह नगर के रूप में कुछ इतिहासकार मानते हैं, जिनका उपयोग अरब सागर में व्यापार के लिए किया जाता था, ऐसा मानता है। बट इस माकन को हम लोग इसलिए रोक के रखते हैं क्योंकि इतिहासकारों में डिस्प्यूट है, इसलिए नहीं, लेकिन मेलुहा और ढिलमुन का तो स्पष्ट है। दूसरा इसका प्रमाण, इसका प्रमाण दूसरा ये है, सशक्त प्रमाण, कि लोथल से फारस की बेलनाकार मुहरें पाई गई। ये अपने यहां की मोहरें नहीं, अपने यहां की मोहरें क्या थी, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की मोहरें चौकोर थी, लेकिन ये बेलनाकार मोहरें फारस की पाई गई हैं, और ये मेसोपोटामिया में वहां पे कुछ नगर, शूशा, किस, उर, लगस, ऐसे यहां पे जो है बहुत नगर हैं जहां पे सिंधु सभ्यता की मोहरें पाई गई हैं। और फारस की बेलनाकार मोहरें कहां से पाई जा रही हैं, लोथल से। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सरस्वती सभ्यता का बाह्य व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया से होता था, और मेसोपोटामिया के माध्यम से मध्य एशिया तक ये लोग अपना व्यापार करते रहे होंगे, जिसका अभिलेखी साक्ष्य से पुष्टि हुई है। यहां सभी अभ्यर्थी आप ध्यान दें, एक चित्र के माध्यम से आप मध्य एशिया, क्योंकि इसके बगल में ईरान है, फिर इराक है, ठीक है, इधर ओमान, ये कह लीजिए सऊदी अरब, ये सब इस साइड में है, उधर लाल सागर वाला अफ्रीका के साथ व्यापार होता है। बट यहां तक जा रहे हैं, बगल में मिस्र की सभ्यता से भी व्यापार होता था। आपसे हमने एक लाइन में क्या कहा कि समकालीन सभी सभ्यताओं से इनका व्यापार होता था, लेकिन मुख्य रूप से किससे होता है, मेसोपोटामिया।
क्योंकि वहां के शासक के, सारगौन शासक के अभिलेख में मेलुआ, माकन, ढिलमुन जैसे शब्दों का उल्लेख इस बात को स्पष्ट करता है कि पर्याप्त मात्रा में वहां के सांस्कृतिक आदान प्रदान, यहाँ के सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए हैं और व्यापार, ये जो मुहरें प्राप्त हो रही हैं, इससे पता चल रहा है कि व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा। ठीक है, अब यहां से आपको एक चीज देखने वाली है कि अगर बंदरगाह इस सेक्टर पे, लोथल पे, तो जितने भी विदेशी वस्तु अगर आपसे पूछेगा तो प्रथम दृष्टया आप कहां पे लगाएंगे? लोथल होना चाहिए। एक अपवाद है, विदेशी ताबूत जो है वो मिला है, वो हड़प्पा से मिला है। बाकी जो भी विदेशी वस्तु ढूंढना होगा तो पहले पोर्ट पे ही, यहीं आसपास मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। ठीक है, तो जब आप एक तमाम तथ्यों के माध्यम से एक, है ना, आइडियोलॉजी या एक समझ पैदा करते हैं, तो उस समझ के आधार पे आप चेक कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे संभावना ज्यादा है विदेशी वस्तुओं के मिलने, क्योंकि यहीं पे आ रहे हैं, यहां से फिर आंतरिक व्यापार। लेकिन अपवाद में एक ताबूत की उपस्थिति है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है, विदेशी ताबूत घोषित है। तो आप यहां पे देख रहे हैं व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। उद्योगों की चर्चा हो चुकी है। ठीक है, प्रमुख जो उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, कहां कहां से मिले हैं? तो आपने देखा कि मेसोपोटामिया, लोथल, कालीबंगा से सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं। और उद्योगों को आपने देखा, मनके बनाने के उद्योग चांदू, दड़ो, लोथल से प्राप्त। लघु उद्योग नगर या उद्योग नगर किसे कहा गया है? तो वो लोथल को कहा गया है। वैसे लघु औद्योगिक नगर हड़प्पा को भी माना जाता है। लघु औद्योगिक नगर हड़प्पा को भी माना जाता है। उद्योग नगर जो है लोथल है, मतलब यहां प्रमुख इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इस तरह से आप उद्योगों के बारे में आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग उद्योग से उत्पादन तो माल कर रहे हैं तमाम, अब इसका आयात निर्यात भी देख लीजिए, क्योंकि वाणिज्य व्यापार भी देखना है। तो व्यापार में आप जो है इसका आयात निर्यात भी देख लीजिए। ठीक है, तो उद्योग से कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा डिटेल में। ठीक है, हाँ, एक चीज और। ठीक है, चलिए, ये हो गया उद्योग। अब हम लोग वाणिज्य व्यापार देख लेते हैं। व्यापार, व्यापार में आंतरिक बाह्य दोनों थे। बाह्य दोनों थे। बाह्य दोनों, ठीक है, पाए गए। पाए गए। व्यापार, आयात की जो वस्तुएं थी, निर्यात की वस्तुएं देख लीजिए। निर्यात, भारत से निर्यात क्या होता था? क्या निर्यात होगा जो सबसे ज्यादा उत्पादन करेंगे? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। ठीक है, और क्या निर्यात करेंगे? यहां हाथी के दांत की, हाथी मिलती है तो इसलिए हाथी के दांत की, दांत की वस्तुएं, वस्तुएं। ठीक है, यही निर्यात के प्रमुख साधन थे। आयात देख लीजिए, आयात, आयात में आप देखेंगे, आयात में सोना, चांदी, लाजवर्त,
ठीक है। सोना कर्नाटक के कर्नाटक में एक खान है सोना की, बेल्लारी के आसपास, वहां से निकाला जाता था, अब वहां से आता था। और सोना आप देखेंगे ईरान वगैरह से भी मंगाया जाता था। लाजवर्थ अफगानिस्तान, चांदी अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। ठीक है। तांबा भी आयात होता था, खेतड़ी की खान से तांबा मिलता था राजस्थान में, बट और जरूरत थी तो बाहर से आता था। तो अमूमन जो निर्यात वाले देश थे, ईरान था, इराक से वस्तुएं आती थी, ईरान से। इधर अफगानिस्तान आपके पड़ोस में था, यहां से आते थे, क्योंकि सोरतुघई को आपने पढ़ा व्यापारिक चौकी के रूप में था, लार्जवर्थ के करीब स्थल था वो। ठीक है। तो यहां से जो है आयात की वस्तुएं आती थी। ये चीज हो गया। अब आपने वाणिज्य व्यापार कर लिया, तो ये मानकीकृत व्यवस्था है। ठीक है। मानकीकृत व्यवस्था है तो हम लोग अभी मुहर भी पढ़ना, इसमें बाट माप भी पढ़ना है। ठीक है। जिसे कल देखा जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।